हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो जो भी छात्रों ने या जिन छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है 2023 की, वो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उनके संबंधित या उनके जो भी डाउट्स हैं, वो जो भी उनके संशय हैं, उनको इस वीडियो में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं जो सभी छात्रों के द्वारा लगभग पूछे गए हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं पर प्राप्त करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे पीजीटी की परीक्षाओं के बारे में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट कराया गया दिनांक 2 जून से लेकर 5 जून के बीच में। और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उन सभी के लिए जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बार प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराई हैं। CUET PG के माध्यम से इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि CUET PG का जो मार्क्स आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा हुई है, केवल इसी में जो आपको प्राप्त अंक प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षाओं में कई सारे कोर्सेज थे, जैसे कि LLB, LLM, MCOM था। साथ ही साथ हमारे परंपरागत जो है कि MA और MSc के कोर्सेज थे, और BEd था, MEd था, MBA इत्यादि जो है कि और IPS के प्रोफेशनल कोर्सेज थे। इन सभी के लिए जो है कि प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराया गया। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं वो प्रवेश परीक्षा में जो प्रतिभाग करने वाले हैं वह PGAT 1 के छात्र हैं, यानी कि जो परंपरागत MA और MSc का कोर्स होता है उसमें जो है कि सबसे अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया है। तो मोर और लेस हम उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे इस वीडियो में। तो PGAT 1 की हम बात करें तो PGAT 1 का जो कंपलसरी पेपर था, यानी कि जिसको पेपर 1 या जिसमें हम 50 प्रश्न आने थे, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल रीजनिंग से, उसकी हम बात करें तो मोर और लेस जो भी रिस्पांस मुझे प्राप्त हुआ है आपके कमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसमें BA, BSc या BCom के जो छात्र हैं उनसे जो रिव्यू प्राप्त हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर 1 यानी कि जो कंपलसरी पेपर के 50 प्रश्न थे वह जो है कि मॉडरेट लेवल का प्रश्न पत्र था। मॉडरेट लेवल का कहने का मतलब न तो ज़्यादा आसान था, न तो ज़्यादा बहुत ही कठिन था। ठीक है, अब इस पेपर को थोड़ा बहुत डिफिकल्टी की तरफ जो चीज़ ले गई है वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के इसमें जो है कि करंट अफेयर्स के 20 से 22 प्रश्न पूछे गए हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं जिनको लगभग सारे प्रश्न याद हैं। उन्होंने कमेंट करके लगभग 40 से 50 प्रश्नों को जो है कि बता दिया है। लगभग 40 से ऊपर प्रश्नों का जो है कि संकलन कर दिया है अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो उसमें देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अधिक आ गए थे, और ये जो विश्वविद्यालय में छात्र अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं जिन्होंने PG के लिए एंट्रेंस दिया है, उनको भी ये पार्ट काफ़ी डिफिकल्ट लगा है। ठीक है, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि जो पेपर 1 या कंपलसरी पार्ट था वह डिफिकल्ट आया था, यह जो है कि सिद्ध हो गया है। हालांकि छात्रों का ये कहना है कि मॉडरेट लेवल था, क्योंकि जिसने करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिया होगा वह जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएगा इसमें, क्योंकि और सब चीज़ें मॉडरेट लेवल की थी। स्टैटिक जीके जो है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि वनडे एग्जाम का जो लेवल होता है उस तरह की थी, क्योंकि ऐसा स्वाभाविक है पूछना, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं लमसम, और ग्रेजुएशन के बाद आपको इस एग्ज़ाम को देना होता है, तो ये बहुत ही ईजी चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स तो डिफ़िकल्ट था ही था। तो जो लोग डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, या जो मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, या जो स्टेट PCS या UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो तमाम छात्र हैं जो BA फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो उनका पेपर हो सकता है इस जो कि काफ़ी बेहतर गया होगा। तो बाकी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट में जो आपके 50 प्रश्न पूछे थे, ये बात जो कि मैंने तमाम जो वीडियोस मेरे थे, खासतौर पे जो पेपर पैटर्न से रिलेटेड मैंने बनाया था वीडियो MA का या MSc का, उसमें ये बताया था कि आपको जो है कि जो कंपलसरी पेपर है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें कब क्या पूछा जाए कोई भरोसा नहीं है। करंट अफेयर्स इतना अधिक पूछा जाएगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं है। मैंने खुद दो बार एग्जाम दिया, लेकिन इतने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पोर्शन स्टैटिक का ही रहता था, लेकिन इस बार जो है कि बिल्कुल से जज्बात बदल दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है।
करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में भी कुछ छात्रों का ये कहना है कि कुछ पेपर जो है कि थोड़े से डिफिकल्ट आया है, जैसे कि हिंदी के छात्रों का ये है, ऐसा कहना है कि हिंदी का थोड़ा कठिन पेपर आ गया था। हालांकि ये 2-4 छात्रों की बातों से यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर कैसा आ गया था, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो छात्र कमेंट कर रहा है या जो छात्र मुझे बता रहा है वह उसका स्टैंडर्ड क्या है, वह किस स्तर का छात्र है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उसको कुछ नहीं हिंदी में आता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हिंदी का प्रश्न पत्र कठिन होगा। लेकिन इसी प्रकार ज्योग्राफी की कुछ छात्रों का ये कहना है कि ज्योग्राफी का भी प्रश्न पत्र कठिन आया था। तो 2-4 जो रुझान मिले हैं उससे ये कहना है कि कुछ कुछ प्रश्न पत्र कठिन आए थे। हालांकि आपका एडमिशन मोर और लेस जो है कि आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने 30-35 प्रश्न या 35 से 40 प्रश्न अच्छे से कर दिए हैं अपने सब्जेक्ट कंसर्न के, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स वाले हों, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या जो भी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हों, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसा अटेम्प्ट किया है या मोर और लेस ऐसा किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर डिफ़िकल्ट पेपर था, आपको वास्तव में लगता है पेपर डिफिकल्ट था, तो सबके लिए डिफिकल्ट रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपको इसको लेके परेशान नहीं होना है। उसी तरह कई सारे छात्रों का ये बताना था कि एलएलबी का जो पेपर था, जो पीजीटी 1 के बाद जो है कि सबसे अधिक आवेदन एलएलबी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होता है। काफ़ी पॉपुलर कोर्स है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स जो है, यहाँ पर सबसे अधिक आवेदन आया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके प्रश्न पत्र में एक सेक्शन पूरा दिया हुआ है कि जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स स्पेशली मेंशन्ड है, ठीक है। तो मुझे जो है कि 2-3 छात्रों को कमेंट में ये देखने को मिला कि स्टैटिक जीके ही केवल पूछा गया था, करंट अफेयर्स के बहुत कम क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए। तो यहाँ पर वही बात है कि लिखा कुछ भी जाता है, पूछा कुछ भी जाता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी हो जाती है। लेकिन वही बात है कि अगर आपका सब्जेक्ट बेहतर है, सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। उसी प्रकार बीएड, एमएड और आईपीएस की बात करें तो बीएड, एमएड, आईपीएस या एमबीए के जो छात्र हैं, तो बीएड, एमएड और आईपीएस में यहाँ पर छात्रों की संख्या काफ़ी कम होती है। आपने एग्जाम दिया होगा तो खुद भी आपको आइडिया लगा होगा। बीएड वगैरह में इस बार रुझान वैसे ही कम रहा क्योंकि अभी यूपी बीएड की परीक्षाएं होनी है। तो जनरली होता क्या है कि बीएड वगैरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वही छात्र करते हैं, या तो जिनका घर जो है कि यहीं इलाहाबाद में है, ठीक है, या उनके कॉलेज से नज़दीक जो है कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज या एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज जहाँ है उसके बगल में उनका घर है, तो वो कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग प्रीफर नहीं करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड करना, क्योंकि अभी यूपी बीएड की परीक्षाएं होनी है, तो ज़्यादातर छात्रों का रुझान उधर ही रहेगा। बाकी जो बचे खुचे लोग होंगे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एडमिशन कराएंगे, ठीक है। तो बीएड वालों में भी विशेष रुझान प्राप्त नहीं हुआ है, साथ ही साथ उसी तरह एमएड में भी नहीं ज़्यादा प्राप्त हो पाया है। और आईपीएस के तो बहुत छुटपुट कोर्सेज हैं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में छात्रों ने अप्लाई किया था, तो उसके बारे में विशेष डेटा नहीं उपलब्ध हो पाया है। अब बात करते हैं दूसरा, आपका जो एग्जाम तो समाप्त हो गया, डिफिकल्टी लेवल लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि एडमिशन आपका मेनली आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है, क्योंकि पेपर 1 जो है कि या जो कंपलसरी पेपर जिस भी कोर्स में आप थे तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। हालांकि बीएड जैसे कोर्सेज में क्या है कि जो कंपलसरी पेपर है उसका वेटेज अधिक है, 200 अंकों का होता है, और सब्जेक्ट जो है कि केवल 100 अंक का होता है। तो बीएड जैसे कोर्सेज में क्या है, कंपलसरी पोर्शन आपका डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आंसर की को लेके। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं आंसर की कब तक आएगी, या आंसर रिजल्ट से पहले आंसर की आती है कि नहीं आती है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आंसर की वगैरह नहीं जारी करता है। कई सारे लोग, अब आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो सबमिट हो जाती है। क्वेश्चन बुकलेट आपकी सबमिट हो गई होगी, आपको OMR शीट भी नहीं मिली होगी कोई, आपको उसी तरह जैसे आप जैसे गए थे वैसे आप घर वापस आए होंगे, आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिली नहीं होगी वहाँ से, ठीक है। तो ना आपकी OMR शीट आपको प्राप्त हुई है, ना आपका क्वेश्चन पेपर आपको प्राप्त हुआ है। तो इससे ये होता है कि जो आंसर की इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, मोटी मोटी तौर पे आप बात समझ लीजिए कि आंसर की इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए नहीं जारी करता है, ठीक है। आपका सीधा क्या आएगा, सीधा रिजल्ट आएगा, सीधा रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट को लेकर आपको वो देखना है, रिजल्ट आपका जो है कि सीधे आता है और आंसर की का आपको इंतजार नहीं करना है। और रिजल्ट कब तक आएगा ये भी एक बात है। देखिए, रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैंने 2021 में जो प्रवेश परीक्षा दी थी 2021 में, हालांकि वो पोस्ट कोविड समय था, तो उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरा रिजल्ट कब आया और कैसे आया था, ठीक है। उसको आप देख लीजिए कब एग्जाम हुआ था और उसके कितने दिन बाद जो है कि रिजल्ट आया था। तो ये आप देख सकते हैं मेरा एडमिट कार्ड है एमएससी केमिस्ट्री के लिए, हालांकि मैंने दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था। तो 29 अक्टूबर को जो एक एग्जामिनेशन हुआ था, 29 अक्टूबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। हालांकि 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी और पीजी और जितने भी तमाम कोर्सेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, सभी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था। तो इसका रिजल्ट देखिए मैंने 2 सब्जेक्ट से अप्लाई किया, तो ऐसे ही आपको एडमिट कार्ड भी आपको दिख रहा होगा, आपके एडमिट कार्ड में भी इसी तरह चीज़ें रही होंगी। अगर जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट भरा होगा तो दोनों दिख रहा होगा, जिन्होंने सिंगल भरा होगा तो उनको केवल सिंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो 29 अक्टूबर 2021 को जो एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट कब आया था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है मेरी डाउनलोड गैलरी है यहाँ से, क्योंकि और डेटा मुझे मिला नहीं और ना आपके रिजल्ट पर डेट भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि 29/11/2021, ठीक है, 29/11/2021 को जो है कि रिजल्ट आया था, यानी कि एग्जैक्टली 1 महीना लगा था, ठीक है। तो उस समय लेकिन CUET माफ़ कीजिएगा UG और PG और सभी जो कोर्सेज हैं उनका एग्जाम था, और रिजल्ट जो आपका चरण वाइज आता है, मतलब कि जैसे पहले LLB का हो सकता है आ जाए, फिर LLM का आ जाए, फिर MCOM का आ जाए, ठीक है, कभी PGAT1 का आ जाएगा। PGAT1 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो हो सकता है सबसे लास्ट में इसका रिजल्ट आए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर BEd का आ जाएगा, MBA का आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके जो है कि रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे जो रिजल्ट तैयार होता जाएगा वैसे वैसे जो है कि आपका जो एडमिशन पोर्टल है जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है एग्जैक्टली वहीं पर आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि रिजल्ट को लेकर आज पेपर में यानी कि न्यूज़पेपर में भी एक सूचना दी है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो समाचार पत्र है अमर उजाला, और यहाँ पर जो है कि हेडलाइंस जो देखने को मिल रही है कि PG प्रवेश परीक्षा पूरी माह के अंत में रिजल्ट, यानी कि जून लास्ट तक आपको जो है कि रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर देर होता है किसी कारण से तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। काउंसलिंग की अगर हम बात करें, काउंसलिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग देखिए पिछली बार यानी कि जब मैंने एडमिशन लिया था 2021 में तब ऑफलाइन हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो है कि काउंसलिंग जो है कि ऑनलाइन हो रही है, चाहे UG कोर्स हो चाहे PG कोर्स हो। तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपको होगी तो दिक्कत ज़्यादा आपको होनी नहीं चाहिए। आप जहाँ से भी आपने एग्ज़ाम दिया है आप वहीं से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और जो है कि आपका जो है कि काउंसलिंग अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से आना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें एक दिक्कत ये हो जाती है, साथ ही साथ देखिए CUET PG के लिए भी बहुत सारे छात्रों ने अप्लाई किया होगा। तो CUET PG की भी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो जिनका यहाँ पेपर ज़्यादा बेहतर नहीं गया है वो CUET PG पर फोकस करें, ठीक है। अभी उसका एग्जाम दे दीजिए, दोनों जगह आपको मौका मिलेगा एडमिशन कराने का। तो CUET PG पर फोकस करिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो वहाँ पर बेहतर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लगभग सभी सब्जेक्टों में भी CUET PG की जो है कि प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई जानी है NTA के द्वारा, तो उस पर फोकस करिए। बाकी कट ऑफ को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है कि कट ऑफ के लिए एक स्पेशल जो है कि वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूं। आप कट ऑफ कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस समय यहां पर प्रिडिक्ट कर पाना इस बार का कट ऑफ काफ़ी मुश्किल है, डेटा बहुत ही कम है, बहुत ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही बहुत कम है, ठीक है, और जो मेरे से जुड़े हैं उनकी संख्या तो बहुत ही कम है। तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पिछले साल का कट ऑफ क्या था यानी कि 2022 का कट ऑफ क्या था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी उपलब्ध है, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। नीचे जो है कि एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले साल का कट ऑफ आप कैसे देख सकते हैं उसकी वीडियो की लिंक दी है, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि जल्द ही वो वेबसाइट से हट जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी 2020 का कट ऑफ का डेटा मेरे पास है, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो कट ऑफ बात हो गई। अब बात हो गई हॉस्टल की। कई सारे छात्र कह रहे हैं हॉस्टल भी मिलता है कि नहीं, या कौन कौन से हॉस्टल हैं यहाँ पर, तो हॉस्टल की बात तो आएगी बाद में। हॉस्टल के लिए कंडीशन ये थी कि फॉर्म भरते समय अपने हॉस्टल के लिए यस किया हो, ठीक है, उसमें यस या नो का ऑप्शन आता है हॉस्टल के लिए, तो आपने यस किया होगा, तो निश्चित रूप से अगर आप टॉप मेरिट में रहेंगे, इस प्रवेश परीक्षा के टॉपर अगर आप रहते हैं, तो आपको जो है कि हॉस्टल मिलने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। रिजल्ट का आप इंतजार कर सकते हैं, इस महीने के अंत तक यानी कि जून लास्ट तक आ जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि कई सारे प्रश्नों का ये जवाब देना था, और निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे समस्याओं को क्या है, और तमाम जो बातें हैं वो आपको समझ में स्पष्ट रूप से आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार पाने के लिए।